तो ये कम्युनिकेशन की मैं बात कर रही थी कि ये जब तक हमारे अंदर ये स्किल नहीं होगी कि हमने किस तरह से कम्युनिकेट करना है और किस तरह से सामने वाले इंसान की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है या अपने इमोशंस को नेम करना है, तब तक हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होंगे। हमारा बिगेस्ट फ्लॉ ये है कि हमें मसला किसी और बात पे होता है और हम गुस्सा किसी और बात पे कर रहे होते हैं, या हमें बात कोई और तंग कर रही होती है और हम एक्सप्रेस कोई और करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ही कम्युनिकेशन की हैं। तो कम्युनिकेशन में एक चीज़ समझे कि एक होती है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में ये कि मैं खुद से क्या बात करती हूँ, ये सेल्फ टॉक भी जिसको हम कहते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक ही होती है। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव खुद को लेबल्स देते हैं और हम दूसरों के बारे में भी अगर अपनी सेल्फ से जो भी बातें कर रहे होते हैं, वो भी नेगेटिव होती हैं। हम जजमेंट्स देते हैं। तो क्या होता है कि उससे हमारे बिहेवियर्स बनते हैं और वो हमारे बिहेवियर्स क्या होते हैं, मसलन अगर हम किसी के बारे में ये सोचते हैं कि ये बहुत बुरी है, ये बहुत नेगेटिव है, तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप उसके साथ बहुत खुशी-खुशी बात करें, ठीक है? फिर इवेंचुअली क्या होगा, इससे फर्दर इमोशंस हमारे बनना शुरू हो जाएँगे। वो ज़्यादा खुश होगी, उसने आपको हर्ट किया है, तो फिर क्या होगा, आप जेलसी फ़ील करना शुरू कर दोगे, आप उससे नफ़रत फ़ील करना शुरू कर दोगे। तो फिर क्या है कि ये जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, जो मेरी मेरी ज़ात के साथ जो मेरी सेल्फ टॉक है, ये बहुत ज़्यादा मसाइल का जड़ है। रूट कॉज़ है। अगर हम इसी को ही वर्क कर लें ना, अपनी थॉट्स पे वर्क करना शुरू कर दें या जो मैं खुद से बातें करती हूँ, खुद से सोचती हूँ, उसको बेहतर बनाएँ। ठीक है, अपने साथ हँसें, अपने साथ कभी खुद को कभी कोई जोक सुना के देखें, हमने कभी भी नहीं सुनाया, या खुद के साथ कोई सिली एक्ट करके देखें, आपको हँसी आएगी। तो हम क्यों नहीं करते? तो ये क्योंकि हमारा अपने साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर इंट्रापर्सनल में एक लेवल ये भी आता है कि हम अल्लाह ताला के साथ क्या कम्युनिकेशन करते हैं। कभी आपने अल्लाह ताला को आई लव यू बोला है, कभी अल्लाह ताला को कहा है कि अल्लाह ताला शुक्रिया, या कभी आसमान की तरफ देखकर वो जिस तरह वो एक मैंने देखा, वो आजकल 22 कदम चल रहा था, उसमें एक जेस्चर मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने आसमान की तरफ देख के एक फ्लाइंग किस की। ये एक कनेक्शन है। ये आपने अपने साथ भी बिल्ड करना है, ये आपने अल्लाह ताला के साथ भी बिल्ड करना है। ये जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उतना आपके इर्द-गिर्द के रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? जब भी आपके कम्युनिकेशन के मसाइल हैं, इसका मतलब समझ लें कि आपको अपनी ज़ात के साथ कम्युनिकेशन के मसाइल हैं। जब अपने साथ और अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाएगी, तो हर कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी। आपको डर नहीं लगेगा अपने इमोशंस बताने में। आपको डर नहीं लगेगा कि मैं इमोशंस बताऊँगी तो कोई क्या कहेगा? क्यों कहेगा? कहता है, अरे मैंने तो अपने आप को ओन किया है, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट देती हूँ, ओन करती हूँ। फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, जो हमारी आपस में लोगों के दरमियान होती है। अब ये कि जब ससुराल में आपने जाना है, आपने इंट्रापर्सनल के लिए वक़्त निकालना है। अगर आप वक़्त नहीं निकालेंगी अपने लिए, तो फिर आपके बाकी रिलेशनशिप्स भी बड़े सफ़र करेंगे। मी टाइम नहीं करेंगी, अपने आप को वक़्त नहीं देंगी, ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर इतनी ज़्यादा हावी कर लेंगी, या दुःख या गम या सदमे इतने हावी कर लेंगी कि अपने लिए वक़्त नहीं निकलेगा, तो बाकी हर चीज़ भी ख़राब होगी। तो अपने लिए वक़्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लिए वक़्त निकलेगा तो इंटरपर्सनल सारे ठीक हो जाएँगे। अब एक चीज़ होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आते हैं हमारी टोन क्या है, हमारा वॉल्यूम क्या है, हमारा हम बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, या हमारी आँखें क्या कह रही हैं। वर्बल में जो हम लफ्ज़ बोल रहे हैं या जो लिखते हैं हम, वो होता है। तो ये कि 70% जो इम्पैक्ट करता है ना किसी भी कन्वर्सेशन में, वो नॉन वर्बल होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जब किसी की बात सुननी होती थी तो पूरा टर्न करके तवज्जो दे के सुनते थे। हम क्या कर रहे होते हैं, हम सेल यूज़ कर रहे होंगे और हाँ, तुम ठीक है, ये जवाब दे दें, हाँ, ओके, ओके, ठीक है। ये नॉन वर्बली आप बता रहे हो कि तुम्हारी बात बहुत गैर अहम है। तुम ऐसे ही बस बोल रही हो और आके मुझे मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। ये एक नॉन वर्बल जेस्चर है। वर्बली आप उसकी पूरी अटेंटिवली उसको, वो कहेगा क्या बात कर रही, सुना है मेरी बात? हाँ, हाँ, मैंने ये सुनी है। क्योंकि माइंड के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकता है। कुछ लोग बहुत अच्छे मल्टीटास्कर होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन क्या है कि नॉन वर्बली आप क्लियरली बता रहे हो कि तुम्हारी बात अहम नहीं है। जो मैं काम कर रहा हूँ अपने फ़ोन पे, वो ज़्यादा अहम है। आपको एक चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि आपका रिश्ता ज़्यादा अहम है कि आपका सेल फ़ोन ज़्यादा अहम है। सेल फ़ोन तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयों की जड़ है। क्यों? क्योंकि सेल फ़ोन यूज़ करना होता है सबने, अपने-अपने मोबाइल में अपनी चीज़ें देखनी होती हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। कुछ लॉगिंग करनी है, या कुछ पोस्ट करना है, या कुछ पढ़ रहे हैं, या कुछ ड्रामा देख रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा अहम है या आपका रिलेशन ज़्यादा अहम है? अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। और ये कि अगर सेल फ़ोन से बात निकली है, तो सेल फ़ोन का एक और बहुत बड़ा मसला होता है कि शक करना,
किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये किस टाइम बात कर रहे हैं, मसला है तो कम्युनिकेट कर दें। हाँ, इस वे में ना करें कि अगला कहे कि तुम शक करते हो। इस तरह से कहें कि मुझे फ़ील होता है कि आप लेट नाइट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बात कर रहा है और आपको बुरा फ़ील हो रहा है, तो आप बताएँ कि मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप इस टाइम यूज़ करते हैं। आपको इससे आपको कोई आइज़ का प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखें, बात आपने अपनी ही की, लेकिन कंसर्न आपने किसका शो करा दिया? सामने वाले का। जेन्युइन कंसर्न शो करें। हाँ, अगर आपको लगे कि जो मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है और मैं इससे बहुत सफ़र कर रही हूँ, तो वो भी बता दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात करने के क्या टैक्टिक्स हैं, क्या बात करनी चाहिए, क्या बात किस वे में करनी चाहिए, ये आपने सीखना है, ये आपने आज से सीखना है। ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ है कि ये जो शादी के बाद अगर एक चीज़ होती है कि राज़ बताते हैं एक-दूसरे के, तो वो राज़ आपने नहीं बताने। उसी से ये बात भी निकलती है कि अगर कोई सेल फ़ोन कहे कि दिखाओ तो दिखा दें। कोई इसमें आपकी ईगो नहीं आनी चाहिए कि ये मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे या मेरे शक कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सेल फ़ोन भी दिखा दें। इससे भी कोई इश्यू नहीं होगा। इससे आपका बॉन्ड स्ट्रेंथन होगा। लेकिन इससे ये नहीं आपने फर्दर मुकाबले में आ जाना कि आप मुझे भी अपना फ़ोन दिखाएँ, नहीं। हर चीज़ का वक़्त होता है, हर चीज़ को मुकाबले में नहीं आना, कॉम्पिटिशन में नहीं आना कि अगर मैं दिखाना पड़ा है तो दूसरे का भी देखें। तो अकोमोडेट करें, एक-दूसरे को कोलैबोरेट करें। तो ये 2 चीज़ें हैं जो अकोमोडेट करना और कोलैबोरेट करना, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, शादी के बाद, इवन आज भी। फिर ये क्या होगा, मुकाबले की जो फ़िज़ा पैदा होती है, फिर उसमें हर बात आपने एक-दूसरे से मुकाबलेबाज़ी शुरू कर देंगे और वो रिलेशनशिप का जो खूबसूरती है और वो एक बॉन्ड है, वो ख़राब होगा। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। एक-दूसरे से शक नहीं करना और लड़ाई जो भी है, ये रात को ख़त्म करके सोनी है। ये भी कम्युनिकेशन का असूल है कि जो बात हुई है, उसको ख़त्म करके सोना है। अगर आपका उस वक़्त दिल नहीं था दिन में, आपने कहा कि अभी बात नहीं करनी। लेकिन जब सोने से पहले आपने कहना है कि नहीं अब बात करनी है, अब उस पे हम बात करेंगे, मैंने टाइम ले लिया है, मैंने उस पे सोच लिया है, मैंने उस पे वर्क कर लिया है कि मुझे क्या बुरा लगा था। और जब भी आपने बताना है तो आपने यू सेंटेंसेस नहीं बोलने, तुमने ये किया, तुम्हारी ये बात बुरी लगी, नहीं, हमेशा आई सेंटेंसेस बोलने हैं। मुझे ये फ़ील हुआ, मुझे ऐसा लगा, मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेली हूँ, मुझे महसूस हुआ मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे महसूस हुआ ये। लेकिन इतना ज़्यादा खुद को विक्टिम माइंडहुड में नहीं चले जाना, विक्टिम माइंडसेट में नहीं चले जाना कि अगला कहे कि तुम तो बहुत मज़लूम हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मज़लूम हो। चीज़ों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाना ज़रूरी है। जब आप आई भी यूज़ कर रहे होंगे तो इतना आई नहीं करना कि सामने वाले की आई निकल जाए। वो उस आई लैंग्वेज में या अपने बारे में बात करते हुए भी आपने एक ना एक जुमला इस तरह का बोलना है कि आई अंडरस्टैंड कि आप मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो ये एक बैलेंस क्रिएट करना है कि सामने वाले को लगे कि नहीं ये मुझे भी अंडरस्टैंड कर रही है, ये मुझे भी समझती है, इसको मेरे भी इमोशंस का ख़्याल है, ये मेरी पोज़ीशन को भी समझ रही है। अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जो ससुराल वालों के साथ है। देखिए, अगर आप बाउंड्री शुरू से नहीं सेट करेंगी ना, तो आपको बड़े मसले आएँगे। आपने बताना है लेकिन प्यार-मोहब्बत से, गुस्से से नहीं कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे, या डायरेक्ट ये कहने की बजाय कि इनडायरेक्ट वे में बात मोड़ दी। उन्होंने सवाल कुछ पूछा जो आपको हिट किया है कि ये क्या सवाल था? जवाब नहीं देना ना दें, कोई और बात शुरू कर दें। दूसरी बार नहीं सवाल पूछेगा कोई भी, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि इसने मेरी बात को जवाब नहीं दिया। ठीक है? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या बता देंगी अगर आपकी शिकायत भी करनी होगी, वो क्या कहेंगी कि इसने मेरी बात, मैंने सवाल पूछा, इसने जवाब नहीं दिया। तब कह दें मुझे अच्छा मैं ध्यान में नहीं रहा, ख़्याल नहीं आया। ठीक है? तो ये जो कंप्लेनिंग बिहेवियर है ना, ये आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंप्लेनिंग है ये दूर फेंकता है रिश्तों को, दिलों को दूर करता है। तो ये कंप्लेनिंग नहीं करनी। हाँ, अगर कोई वो इस तरह की बात कर रही है जो बहुत दुःख देती है, तो फिर आप अपने हस्बैंड को बताएँ। अगर वहाँ कम्युनिकेट नहीं कर सकीं, हस्बैंड को बताएँ। रोना-धोना नहीं है, क्योंकि ये जो रोने-धोने की आदत होती है ना, ये जो हलक में बात फँस जाती है और हम रोना शुरू कर देते हैं, ये क्यों हम करते हैं? क्योंकि हमें कम्युनिकेशन नहीं आती। हम कम्युनिकेट नहीं करते। ये कम्युनिकेशन की आदत डालें, असर्टिव होके करें। अब असर्टिव क्या होता है कि आपका ये जो एक्ट है ये मुझे बुरा लगा। अग्रेसिव ये कि तुम्हारा एक्ट नहीं बुरा, तुम हो ही बुरे। और पैसिव में है कि बुरा लगा है तो चुप रहना है, इग्नोर करना है और फिर एक दिन फटना है। तो ये है कि ना ही पैसिव होना है कि मुँह सी लिया है, ना अग्रेसिव होना है कि उसको पिन पॉइंट करना शुरू कर दो कि तुम कितने बुरे हो। लेकिन असर्टिव होके करना है कि हाँ, ये एक्ट बुरा लगा है, ये चीज़ मुझे बुरी लगी है।
अब ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम बेसिकली क्या आती है? कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट भी तो प्रॉब्लम है। अब क्या-क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं? क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कोई भी अगर आपने इवन फैसला लेना है तो वो भी एक प्रॉब्लम ही होती है, कि उसको आपने सॉल्व करना है, उसको हल करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यही होती है कि अगर कोई आपको ऐसी चीज़ सामने आपके आ गई जो आपको किसी न किसी वे में अफ़ेक्ट कर रही है मेंटली, या आपके रिलेशनशिप को सफ़र करवा रही है, तो वो मसला है और वो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हल करना है। उसमें स्ट्रैटेजी वही आपने यूज़ करनी है, ठीक है? कोलैबोरेट करना है, अकोमोडेट करना है, मिल बैठ के करनी है। अब उसके हल किस तरह निकालने हैं, क्या-क्या स्टेप्स हो सकते हैं, वो कुछ स्टेप्स मैं बताऊँगी। उसमें ये है कि देखें, ये जिस तरह ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप ये है कि किसी भी मसले को सॉल्व करने का पहला स्टेप ये होता है कि पहले अंडरस्टैंड करो, उसको रिकॉग्नाइज़ करो कि वो एक्ज़िस्ट करती है। इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे जैसे कोई मसला है ही नहीं, तो उससे बहुत मसाइल आएँगे। तो पहले ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो मसला है क्या? आपको उसको सिम्पलेस्ट वे में आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये मसला आ रहा है। अब मसला मिसाल के तौर पे देख लें कि ससुराल वालों के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि कोई बात हो गई जो बुरी लगी है। अब उसको सिम्पलेस्ट वे में आपने अंडरस्टैंड करना है खुद पहले, फिर बताना है। आपकी सोचें क्या हैं? आपको क्या बुरा लगा? उससे आपको क्या फ़ील हुआ? उससे आपको क्या सोच आई? आप चाहते क्या हैं? आपका गोल क्या है? मोटिव क्या है कि इस तरह की बात दोबारा ना हो? एक्शंस क्या हैं? अब आप खुद बदतमीज़ी करना शुरू कर दें, अग्रेसिव, पैसिव हो जाएँ कि ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं, या असर्टिव कि ये बात मुझे बुरी लगी है, या बस डायरेक्ट कहने की बजाय अपने हस्बैंड को बताएँ कि ये बात हुई और मुझे ये अच्छी नहीं लगी, मैंने जवाब नहीं दिया था लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ठीक है? तो ये इस तरह से ये एक्शंस हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं। अब ये कि अगर हस्बैंड वाइफ का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, वहाँ पे जब उसको रिज़ॉल्व करना है तो आपने उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफ़ाई करना है, इसी तरह उसके गोल्स बनाने हैं, एक्शंस बनाने हैं, अपनी थॉट्स का पता हो, अपनी फीलिंग्स का पता हो। फिर ये है कि उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाने हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता ये है कि अल्टरनेट सॉल्यूशन, अच्छा हस्बैंड बताएगा एक ये सॉल्यूशन है, आप बताएँगे एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। इवन आप दोनों का इश्यू है या आप दोनों का फैमिली के साथ इश्यू है, या आपका फैमिली के साथ इश्यू है, उसमें आपने पॉसिबल सॉल्यूशन बनाने हैं कि या मैं बात करना छोड़ दूँ, या मैं बात करूँ, कम से कम बात करूँ, या मैं बता दूँ उनको कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है? ये तीनों चॉइसेस हो गई। अब इन तीनों के कॉन्सिक्वेंसेस भी अलग हैं। मैं बता दूँगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं। हो सकता है कि वो दोबारा बात ना हो, या हो सकता है वो कहें कि अच्छा इसकी ये वीकनेस है, अब इसको बार-बार यही बात करनी है। ठीक है? या दूसरा ये कि बात करना बंद कर दूँ, उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपको बुरा कहा जाएगा, बुरी बहू कहा जाएगा। हम उस इमेज के भी डिस्टॉर्ट होने से डरते हैं। तो इस तरह हर आपके जो भी आपने सॉल्यूशन ढूँढा, चॉइस की, उसके अलग-अलग कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। ये वर्कबुक के अंदर है, ये आज का कोई आप अपना डिसीज़न उठा लें या प्रॉब्लम उठा के उस पे ये देखें कि आप किस तरह से सॉल्यूशंस जनरेट कर सकती हैं। तो सॉल्यूशंस जनरेट करके देखें, लिख के देखें। फिर आपको पता चलेगा किस तरह से पॉसिबल सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं मुख्तलिफ मसलों के, और हर मसले का हल होता है, लेकिन हम ढूँढते नहीं हैं। हम भागते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि मसला अराइज़ ही ना हो, कोई हो ही ना। फिर एक चीज़ ये भी देखनी ज़रूरी है कि आपके अंदर उस वो स्किल्स हैं। अब स्किल क्या हैं? जैसे आपने कहा बात करके देख लूँ, तो उसके लिए तो बेसिक स्किल ही चाहिए, सोशल स्किल, कम्युनिकेट करने की स्किल। अगर अब बोलना ही नहीं आता या बताना ही नहीं आता किसी को, या बताते-बताते रोने लग जाते हैं, तो कैसे बताएँगे? वो तो बिल्कुल नए लोग होंगे और नए लोगों को कैसे बताएँगे आप? तो ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करने से आपको आएगा और आप अपना मसला बता सकेंगे। फिर ये कि बहुत बड़ा 70% मुझे लगता है 70 टू 80% जो लड़ाइयाँ होती हैं वो पैसे पे होती हैं। और उसमें क्या होता है, पैसे नहीं देते, पैसे मैनेज नहीं हो रहे, पैसे किस तरह से मैं लूँ? तो ये पैसे की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए इस मसले को हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको इग्नोर किए बगैर या इस स्किल को सीखे बगैर कभी भी हम एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं बना सकेंगे। तो ये कि जो पैसा मैनेज करते हैं, उनके पास वो पैसा रहता है, और उन जो लोग मैनेज नहीं करते, उनके पास से वो पैसा चला जाता है। अगर आपका रिलेशनशिप में पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बजाय आपके शौहर के, या अगर शौहर है तो उसकी बीवी से पैसा ज़्यादा अहम है, तो वहाँ बहुत मसाइल आएँगे। अब मर्दों पे, क्योंकि इस्लामिकली भी और हमारे माशरे के अंदर भी मर्द को ही ज़िम्मेदार बनाया गया, औरत को नहीं पैसे का ज़िम्मेदार बनाया गया। तो अगर वो करती है जॉब,
और फिर मसाइल क्या आते हैं कि मेरा पैसा है ये, तुम्हें नहीं मैंने देना, तुम क्यों ले रहे हो मेरे से? ठीक है? ये इस पे लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं कि तुम मेरा पैसा क्यों ले रहे हो? तुम अपने पैसे से खर्चा चलाओ। अगर उसकी इतनी सैलरी नहीं है कि वो उसको एक स्टेटस को मेंटेन कर सके, तो अगर आप चंद पैसे देकर उसको सुकून दे देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या मसला आएगा? कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन वो बस एक हमारे अंदर कॉन्सेप्ट डाल दिया है कि इस्लामिकली औरत की कमाई पे मर्द का हक नहीं है। ठीक है, हक नहीं है, लेकिन अगर आप कर रही हैं, आप जॉब कर रही हैं या आपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपने नहीं ली, आपने ये नहीं कहा कि मैं ज़िम्मेदारी चलाऊँगी घर की, लेकिन अगर आप इस आपके अंदर ये एबिलिटी है, तो वो चंद पैसे देने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, रिलेशन स्मूथली चलेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा आपका हस्बैंड, वो आप पे ओनरशिप आएगी, आप पे डिपेंडेंसी भी आएगी इवन। वो ये जिस तरह आप कहती हैं कि मुझे ये चीज़ के लिए पैसे चाहिए, तो वो आपको कहेगा कि मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। वो एक लिहाज़ से अपनी पावर आपके हाथ में दे रहा है। तो उसको अना का मसला बनाने की वज़ह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं कि मेरे पैसे हैं ये, तो इसने क्यों माँगे? तो ख़ैर, अगर आप जॉब नहीं कर रही हैं, तो उनके लिए है जो जॉब करते हैं या करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे, तो फिर क्या है? अब वहाँ पे आप नैगिंग शुरू कर देती हैं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पै उससे बेहतर है कि पहले ही अपनी स्पेंडिंग हैबिट बता दें। कि मुझे ये चीज़ें हर महीने में कुछ ये चीज़ें हैं, मुझे शौक है, मुझे चाहिए होती हैं, तो आपने मुझे कितने अमाउंट देनी है। अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ये तो शादी करने से पहले आपने देखा था ना कि वो फाइनेंशियल उसका क्या स्टेटस होगा। फिर उसके मुताबिक कोऑपरेट करें, उसके मुताबिक अकोमोडेट करें खुद को। अपनी स्पेंडिंग हैबिट को थोड़ा-सा एडजस्ट करें, ठीक है? और एडजस्ट करने के बाद कहें कि मुझे इतनी मेरी ये हैबिट है, तो मुझे इतने पैसे तो हर महीने ज़रूर मिलने चाहिए। लेकिन अगर आप ये नहीं पहले तय करेंगे कि इतने पैसे मिलने चाहिए, तो फिर आपकी हमेशा लड़ाई रहेगी और आप एक-दूसरे से लड़ते रहेंगे, मुझे पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। तो ये आपकी पहले से ही डिसाइड हो जानी चाहिए सारी बातें। शुरू-शुरू में ही बातें ये डिसाइड हो जाएँ। फिर उसके बाद है कि अ, अगर घर को चलाना है, तो उसकी भी एक पूरा बजटिंग आपको होनी चाहिए, करनी आनी चाहिए। और वो बजटिंग किस तरह करनी है, आप बेसिक मेजर-मेजर चीज़ें जिसमें बिल आते हैं, घर का ग्रोसरी आती है, और क्या हो सकता है, अपनी कुछ चीज़ें ज़रूरियात की लेनी होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, इन ये मेजर पोर्शन्स रखें और कुछ चीज़ें रखें आपके जो हमें एक्स्ट्रा खर्चे कुछ पड़ जाते हैं हर महीने, वो रखें। तो इस तरह से एक इस तरह का बैग ले लें या इस तरह की डायरी में लिख लें और बैग के अंदर मल्टीपल ज़िप्स हों, उसके अंदर हर सेक्शन के अंदर उस सेक्शन की चीज़ें डाल दें, उस सेक्शन के पैसे डाल दें और साथ ऊपर लिख भी दें कि ये वाला सेक्शन है। इस तरह आपको क्या होगा, आपको मैनेज करना आएगा। अभी से करना शुरू करें। आपके पास अभी ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करना शुरू करें कि आप किस तरह से मैनेज करती हैं पैसे को। एक और चीज़ होती है कि जब आप एलोकेट करते हैं ना कि इस काम के लिए मैंने इतने पैसे करने हैं, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। रूल ऑफ़ थंब किसी चीज़ को नहीं बनाना कि ये मैंने इतने इस काम के लिए रखे हैं पैसे, बिल के लिए इतने रखे हैं, तो इतना कब बिल ऊपर-नीचे भी हो जाता है। या अगर आपने कपड़ों के लिए ईद आ रही है, ईद के पैसे रखे हैं इतने, ऊपर-नीचे भी हो जाएँगे। तो वो मार्जिन क रख के गोल सेटिंग करें और फाइनेंशियल गोल्स बनाएँ और फिर उसके बाद डिसाइड करें दोनों बैठ के कि हमारा मंथली इतना खर्चा है। उससे क्या होगा, ये जो फाइनेंस है, अगर आप इसमें अपने हस्बैंड को हेल्प आउट भी करेंगी, तो आप समझें उस पे बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं। और अगर वो आप उस इस मामले में उसको ईज़ देंगी, तो समझें आपका बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रिगर है उनका गुस्से का, मर्द हज़रात के, और उनकी उनकी परेशानियों का, उनके स्ट्रेस का। अगर इसमें आपने रिलीफ़ दे दिया, तो समझें कि आपने मतलब 80% रिलेशनशिप को आपने सेटल डाउन कर लिया। एक और चीज़ का ख़्याल रखना है हमेशा कि अ, आपका जो रिलेशन है आपके स्पाउस के साथ, वो ज़्यादा अहम है कि पैसा अहम है। वो ज़्यादा अहम है कि बाकी लोग अहम हैं। वो ज़्यादा अहम है कि आपके बाकी रिश्ते अहम हैं। वो ज़्यादा अहम है कि दोस्त अहम अहम हैं। वो ज़्यादा अहम है कि मोबाइल अहम है। वो ज़्यादा अहम है कि आपकी अपनी ईगो अहम है। इन चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का आपको जितना आइडिया रहेगा, आप प्रायोरिटाइज़ कर सकेंगे। प्रायोरिटी पे क्या आता है? रिलेशनशिप आता है कि पैसा आता है? पैसा आता है तो फिर तो आपकी कोई बॉन्डिंग नहीं है ना, आपकी पैसे से बॉन्डिंग है। तो ये आपने अपनी बॉन्डिंग जो बनानी है, रियलिस्टिक तो बनानी है आपने, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप बताएँ कि मेरा इतना खर्चा होता है।
और आपने ये शादी से पहले देखा कि आपने फाइनेंशियली किसी स्टेबल से हज़रात से शादी की है, हज़रत से, या फिर आपने किसी मतलब एवरेज फैमिली से शादी की है, तो उसके मुताबिक आपने एक्सपेक्टेशंस बनानी है। या ये हो सकता है कि हाँ, आपकी फैमिली में आपके अब्बू या भाई जिस तरह करते थे, उतना एक्सपेक्टेशन ना रखें। आपका शौहर आपका अब्बू नहीं है, या वो अब्बू नहीं बन सकता, वो आपका बेबी सिटर नहीं है, ठीक है? तो वो आपसे एक मैच्योर इंसान वाली एक्सपेक्टेशन रखेगा, एक मैच्योर इंसान की तरह वो। और जो मर्द होते हैं, वो मोस्टली एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी माँ की तरह बिहेव करे, ठीक है? माँ की तरह बिहेव करे इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन, केयर। लेकिन माँ की तरह इस तरह नहीं कि कांस्टेंट नैगिंग कर रही है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, किधर बैठे हो, क्यों नहीं बैठे, क्या खाया, ये चीज़ें नापसंद होती हैं। सपोर्ट की टर्म्स में माँ की तरह बिहेव करना एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर ये कि एक रूल होता है फाइनेंस मैनेजमेंट का, या फाइनेंशियल सिचुएशंस को हैंडल करने का भी, ये 50, 30 और 20 रूल। जो भी आप पैसे कमाती हैं या आपके पास हैं, 20% आपने नहीं खर्च करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10,000 रुपए मिलते हैं महीने के, 2,000 तो आपने किसी ऐसे कोने-खुदरे में छुपा देने हैं जो जिसको आपने देखना भी नहीं है। और बाकी के जो है उसको आपने 50% पे आपने अपनी नीड्स पूरी करनी है, 30% पे आपने वांट्स पूरी करनी है, और 20% हर हाल में सेव जाएँगे। ये आदत जब आप डालेंगी तो ये आपको शादी के बाद भी इंशाल्लाह बहुत आसानियाँ करेगी। अब ये है कि इन केस आप पूरी तरह से एफर्ट करती हैं, लेकिन आपको उस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आउटकम नहीं मिल रहा, रिलेशनशिप चल नहीं रहा। एक चीज़ और क्लियर करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी मर्द से कोई गलती होगी तो उसको फ़ौरन तलाक की बात तक ले जाते हैं। तो हमेशा ये देखें कि किसी भी बिहेवियर या रिएक्शन के पीछे मेरा कितना रोल था। मैंने क्या किया था जिसकी वज़ह से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करें कि मेरा क्या था। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि जो बिट्रेयल होता है, जिसमें सेक्सुअल बिट्रेयल की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें मोस्टली ख़वातीन पीछे से अगर रूट कॉज़ देखी जाए तो निकलती ये है कि उसकी जो बीवी थी, वो हर वक़्त इतनी सड़ी हुई और बुस्सी हुई रहती थी कि वो मतलब कहता है कि मुझे तो उसकी तरफ अट्रैक्शन ही नहीं होती, ठीक है? और या ये है कि वो मेरे लिए बिल्कुल मुझे टाइम नहीं देती, या मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती, या मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, या मेरी नीड्स पूरी नहीं करती। ये क्या है? ये क्या है कि ख़वातीन अपने आप को टाइम नहीं देती। लड़कियाँ अपने आप को टाइम नहीं देती, अपनी ज़िम्मेदारियों में इतना गुम गुम हो जाती हैं। उनकी अपनी वर्थ ख़त्म होना शुरू हो जाती है, इंटेग्रिटी उनकी सेल्फ़ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये ख़त्म नहीं होने देनी है आपने अपनी। और अपने आप को अपने शौहर के लिए तैयार करें, अच्छा-सा तैयार हों, और अभी से ही अपने आप को ग्रूम करना शुरू करें कि आपकी आपके ओपिनियंस हों, आपकी राय हो, आपकी वर्थ हो, आपकी केयर हो। ये चीज़ें हैं। और फिर ये है कि जब आप ये देखें कि बिट्रेयल में आपको ये आइडिया पहले से होना चाहिए आपने कितने चांस देने हैं, क्या चीज़ तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल में है। क्या चीज़ है कि हाँ, आप इसमें चांस दे सकती हैं और कितने चांस दे सकती हैं, ठीक है? ये आपको पहले से आइडिया होना चाहिए। फिर जब अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, और दूसरा ये देखें कि अगला इंसान हैबिचुअल है या उससे बाय मिस्टेक हुआ है कुछ। गलती से हुआ है, या मैंने उसको उस एज पे पहुँचाया कि ये बिहेवियर हुआ, या दूसरे लोगों ने आस-पास के इस एज पे पहुँचाया कि ये हुआ। तो ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं, और ये हमारी सोसाइटी में जो कलेक्टिविस्टिक है वहाँ ज़्यादा मसाइल आते हैं, क्योंकि दूसरों का रोल भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसमें वो देखें कि दूसरों का जो रोल था वो किस हद तक था, और फिर उसके बाद अगले इंसान को मार्जिन दें। अगर वहाँ पॉसिबिलिटी बनती है, तो मार्जिन दें। क्योंकि एक तो ये बात भी है कि बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि तलाक़ें हो रही हैं, तो मोस्टली 80% जो मैरिजेज़ हैं वो हैप्पी मैरिजेज़ हैं। और आजकल तो ये जो ब्लॉगिंग और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्हें तो बल्कि अच्छा ही काम किया है कि इन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी शादियाँ दिखाते हैं कि हर कोई चाह रहा है कि हमारी भी इतनी अच्छी शादियाँ हों, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती, अच्छी शादी कैसी होती है? अच्छी शादी करते किस तरह? अच्छी शादी बनाते किस तरह हैं? तो ये एक वर्क है, और ये कोलैबोरेटिव वर्क है जो मिल के करना होता है। तो एक-दूसरे को चांस दें, एक-दूसरे को माफ़ करें, पिछली बातों को वाइंड अप कर दें। एक बात बुरी हो तो उसकी बेसिस पे ये ना कि तुमने मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं किया। ये वाला ये एक विक्टिम माइंडसेट है। ये विक्टिम मेंटालिटी है, इससे निकल आएँ, इससे खुद को निकालें। लेकिन इन केस सब कुछ किया, चांस भी दिया, नहीं हुआ, वर्कआउट नहीं किया रिलेशनशिप, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने टाइम लेना है और अपने घर वालों को इन्वॉल्व मस्ट करना है।
और घर वालों को इन्वॉल्व करके वक़्त लेना है। जल्दबाज़ी में कभी भी कोई फ़ैसला नहीं करना। वक़्त लें, वक़्त लेने के बाद साइकोलॉजिकल हेल्प लें। इन दोनों चीज़ों का क्या फ़ायदा होता है कि हम अपने इमोशंस में इतने डूब जाते हैं कि हम ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख नहीं सकते, लॉजिकली देख नहीं पाते। हम अपने इमोशंस की नज़र से देख रहे होते हैं, इमोशंस की ऐनक से देख रहे होते हैं और वो फिर तकलीफ़देह होता है। जब दूसरा इंसान बताता है तो वो उसके पास वो हमारे वाले इमोशंस नहीं होते, वो उस ऐनक को उतार के देख रहा होता है। उनसे पूछें, उनसे बात करें, वो सिचुएशन को बेहतर तौर पे बताएँगे। और ये जो डिवोर्स है ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? एक तो ये कि मुआशरे का स्टिग्मा है, लेकिन मुआशरे के स्टिग्मा से भी नहीं डरना चाहिए। जब वन्स आप डिसाइड कर लें, आप ऑब्जेक्टिवली देखने के बाद आपको लगे कि नहीं यही बेटर चॉइस है मेरे लिए। अगेन यहाँ पे बात उसी की आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की, डिसीजन मेकिंग स्किल की, कि आपने सारे अल्टरनेट सॉल्यूशंस देखे, सारी अल्टरनेट चॉइसेस देखी, उसमें से आपको लगा नहीं यही चॉइस है, अब यही होगा, यही बेहतर है मेरे लिए, तो वो ले लें। और फिर वो लेने के बाद फिर उसको ऑन करना है। फिर माशरे का डर और स्टिग्मा और ये चीज़ें, फिर ये अपनी उन कॉम्प्लेक्सेस को भी फेस करना है, उन पे भी वर्क करना है। इतनी इंटेग्रिटी अपने अंदर होनी चाहिए कि फिर जो डिसीजन लें उसको ऑन करें। फिर क्या करना है, फिर अगेन ग्रीफ मैनेजमेंट आ जाती है। क्योंकि किसी भी इंसान के साथ आपने 2 महीने, 3 महीने, 4 साल, 2, 3, 4 जितने भी गुज़ारे हैं, उसका आप पे इम्पैक्ट होगा। उसका आपके साथ किसी न किसी लेवल पे कनेक्शन बिल्ड हुआ है। वहाँ पे आपको अब ग्रीफ से गुज़रना पड़ेगा। आपको लॉस से गुज़रना पड़ेगा। आपको गुस्सा भी आएगा, नफ़रत भी होगी, डिप्रेशन में भी जाएँगे, अकेला भी फ़ील करेंगे, बार्गेन भी करेंगे कि नहीं चलो माफ़ करके छोड़ देते हैं। और या फिर ये होगा डिनायल में कि ये कैसे हो गया? तो ये कि फिर ग्रीफ प्रोसेस को समझें और उस ग्रीफ की वजह से अपने फ़ैसले को ना बदलें। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ख़्याल रखें। और ज़रूरी नहीं है कि हर शादी हैप्पी फॉरएवर हो, लेकिन ज़रूरी भी ये नहीं है कि आपकी शादी किसी खतरनाक मोड़ पे एंड हो, ठीक है? अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करें, प्रेज़ेंट मोमेंट को एन्जॉय करें। शादी खूबसूरत सफ़र है, इसको एन्जॉय करके गुज़ारें। आपका और आपके शौहर का ताल्लुक हर चीज़ की बुनियाद है, आपकी ज़िंदगी की बुनियाद है। शुरू के जो साल हैं, शुरू के जो वक़्त है, जितना ज़्यादा एक-दूसरे को मार्जिन देंगे, चांस देंगे, माफ़ करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर रिलेशन बनेगा। जितना दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे कि बजाय मेरे मुझे क्यों नहीं समझ रहा, उतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ये है कि ये उतना ज़्यादा खूबसूरती के साथ आप रिलेशनशिप को चला सकेंगे इंशाल्लाह। यहीं पे हमारी वर्कशॉप एंड हुई है। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन्स के आंसर मैं करती हूँ। हाँ जी, 80% मैरिजेज़ हैप्पी होती हैं, ये फैक्ट है और ये मैंने बुक्स जो शेयर की हैं, उन बुक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता कि सारी शादियाँ तकलीफ़देह होती हैं। ये 10 टू 20% शादियाँ होती हैं